Hello everyone, welcome back to Ram Nursing classes. Today's class for all state CHO, स्टाफ नर्स एंड ANM की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। प्रीवियस क्लास लेते लेते कुछ प्रॉब्लम्स के चलते अचानक क्लास बंद हो गई थी। उसी आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे जो उस दिन रह गए थे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले जल्दी से शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, जल्दी से क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों तक और लाइक करना ना भूलें। आज की क्लासेस MP ANM स्टाफ नर्स के लिए, राजस्थान CHO के लिए एंड UP NHM के लिए तो है ही है, लेकिन ये ऑल नर्सिंग के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि MP वाले, राजस्थान वाले और UP वाले ही देखें, सारे स्टेट के लोग ये क्लास देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, तो क्लास क्लोज हो गई थी। तो आज 31 नंबर के क्वेश्चन से हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। तो आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ RH फैक्टर इन ह्यूमन ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय। तो जो ह्यूमन ब्लड में RH फैक्टर है ब्लड में, वो किसने डिस्कवर्ड किया था? क्या वो लुईस पास्चर है, या वो जेंस्की हैं, या फिर लैंडस्टेनर बीनर हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 31 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर जल्दी से बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लैंडस्टेनर एंड बिनर ने ह्यूमन ब्लड में RH फैक्टर को डिस्कवर किया था। और कब पूछा जाए तो 1940 में डिस्कवर्ड किए थे। ओके, ये RH फैक्टर एक प्रकार का ब्लड में अगर टेस्ट करें तो ब्लड में प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब RH पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके एंड ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज के। क्लास को जल्दी से शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इन योर बॉडी इज टू बी स्टार्टेड ऑन एंटरल न्यूट्रिशन। एंटरल न्यूट्रिशन का पेशेंट है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज मीन्स ऑफ डिलीवरी एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिप फीडिंग देंगे, या PNG देंगे, या जेजुनल ट्यूब से देंगे, या PICC से देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंट्रल न्यूट्रिशन फीड करवाना है, स्टार्ट करवाना है डिलीवरी के समय, तो कौन सी मेथड से उसको देंगे? जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का, PICC। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? पेरिफेरली इंसर्टेड न्यूट्रिशनल सेंट्रल कैथेटर लाइन। ओके, सेंट्रल कैथेटर लाइन ये होता है। और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? ताकि हम पेशेंट को जो भी है लिक्विड न्यूट्रिशन हो या फिर लिक्विड मेडिकेशन हो, ये सब हम दे सकें ये स्मॉलर वेन के थ्रू, ताकि ये स्मॉलर वेन में किसी प्रकार की इरिटेशन ना उत्पन्न कर सके। हम इसलिए PICC का यूज करके और मेडिकेशन देते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सिर्फ फीडिंग नहीं देंगे, नोजोजेजुनल ट्यूब से भी नहीं देंगे, PG से भी नहीं देते हैं। ओके, इंटरल न्यूट्रिशन पूछा गया था कि हम कैसे दे सकते हैं। एक्सेप्ट बन का है, एक्सेप्ट बन का था तो हम इसको बाहर निकालेंगे। ओके, सॉरी,
इसलिए इन सब के द्वारा हम दे सकते हैं और ये PICC के द्वारा हम नहीं दे सकते। ओके, एक्सेप्ट 1 का क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर PICC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 133 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग टेस्ट। जो क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग टेस्ट है वो किस लिए करते हैं हम, इनहिबिन बी के लिए या फिर अनकंजुगेटेड एस्टेरॉयड के लिए या अल्फा फीटोप्रोटीन के लिए या HCG के लिए। तो 133 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताएं। सो 133 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएं। नोट का पूछा गया था क्वेश्चन में, जो क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग टेस्ट है इनमें इंक्लूड नहीं है, तो क्या वो इनहिबिन भी नहीं है या फिर अनकंजुगेटेड एस्ट्रॉयल या AFP अल्फा फीटोप्रोटीन या HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इनमें क्या इंक्लूड नहीं है ये बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, इनहिबिन बी ये इंक्लूड नहीं है क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग टेस्ट में। बाकी ये सब अनकंजुगेटेड एस्ट्रॉयल ये होता है डाउन सिंड्रोम के लिए, हम इसकी स्क्रीनिंग यूज करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। ओके, और जो अल्फा फीटोप्रोटीन है ये मैटरनल ब्लड को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं यूरिन, और एज अ मार्कर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं फीटल हेल्थ एंड फीटल वेलबींग के लिए चेक करने के लिए। और जो HCG है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये जेनेटिक एंड बर्थ डिफेक्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक, कब टेस्ट करते हैं हम, 15 to 20 वीक्स की प्रेगनेंसी में हम इनको यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। उससे पहले क्लास को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 134 नंबर का क्वेश्चन है, टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल्स टोन एंड वीकनेस precipitated by variety of emotional stage is called। तो इमोशनल स्टेज है उसको, और मसल्स टोन में वीकनेस आ रही है पेरिफेरली, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटाप्लेक्सी, कैथारसिस या कंपल्सन या फिर कन्फेबुलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 134 का, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कैटाप्लेक्सी। ठीक है, मसल्स का टेम्परेरी जो टोन है वो लॉस हो रहा है और वीकनेस आ रही है, उसी को हम कैटाप्लेक्सी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 135 नंबर का, व्हेन अ पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हिज मेंटल इलनेस इट इज़ कॉल्ड। एक ऐसा पेशेंट जिसको अपनी मेंटल इलनेस के बारे में अवेयर नहीं है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है डिसओरिएंटेशन, सेकंड ऑप्शन है लैक ऑफ इंसाइट, थर्ड ऑप्शन है अनकॉन्शियसनेस एंड फोर्थ ऑप्शन है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताएं। एक ऐसा पेशेंट जिसको वो अपनी इलनेस के बारे में अवेयर नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम। 135 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, लैक ऑफ इंसाइट। ऐसे पेशेंट को जिसके अपनी इलनेस के बारे में वो नहीं जानता उसको लैक ऑफ इंसाइट बोलते हैं। ओके, सो लैक ऑफ इलनेस क्या है, इंडिकेट करती है साइकोसिस डिसऑर्डर। ओके, न्यूरोसिस डिसऑर्डर वाले पेशेंट को अपनी बीमारियों के बारे में पता रहता है, जैसे कि PCOD, OCD
इन इस तरह के पेशेंट को अपनी बीमारियों के बारे में वो जानते हैं उसको, ठीक है। और जो लैक ऑफ इंसाइट वाले पेशेंट होते हैं ये अपनी बीमारियों के बारे में नहीं जानते, उतना अवेयर नहीं हो पाते हैं, कॉन्शियस होते हैं लेकिन जान नहीं पाते वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर का, दी पैरोट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अदर इज नोन एज। तो पैरोट लाइक रिपीटेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं पेशेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट ये बोलते हैं, या फिर इकोप्रैक्सिया या इकोलेलिया बोलते हैं, या न्यूलोजिज्म। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएं 136 नंबर के करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, इकोलेलिया, ठीक है। अगर पेशेंट वर्ड को रिपीट कर रहा है, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो इकोलेलिया कहलाता। अगर मूवमेंट, एक ही मूवमेंट को वो बार बार रिपीट करता तो वो इकोप्रेक्सिया कहलाता। और जो न्यूरोलॉजिज्म है वो नए वर्ड का इन्वेंशन करना, मीनिंगलेस, उसको हम न्यूरोलॉजिज्म कहते हैं, ठीक है। सो ये जो न्यूरोलॉजिज्म वर्ड है ये क्या बोलते, एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसकी मीनिंग पूछते हैं। तो इसकी मीनिंग अगर ऑप्शन में आए तो इसका नए वर्ड, न्यू वर्ड की डिस्कवर करना, ये न्यूरोलॉजिज्म कहलाता है, जो मीनिंगलेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन, विच वन इज बिहेवियर ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी इल इज। तो ऐसा बिहेवियर जो प्रिटेंडिंग टू बी इल, ऐसा बिहेवियर जो रियलिटी को नहीं शो करता है, प्रिटेंडिंग इल कहलाता है। तो इनमें से क्या वो होगा, साइकोटिक, या फिर मैलिग्रेनिंग, या फिर आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, या यूजिंग कन्वर्सेशन डिफेंस। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताएं। या फिर कहें कि बीमारी का दिखावा करना, प्रिटेंडिंग, ठीक, प्रिटेंडिंग बिहेवियर के बारे में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर मैलिग्रेनिंग होगा। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। डी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें यूजिंग कन्वर्जन डिफेंस, यानी कि कैसे कन्वर्जन करेंगे डिफेंस का, साइकोलॉजिकल सिम्टम को वो पेशेंट जो है फिजिकली सिम्टम में चेंज कर देते हैं, ठीक, इसलिए ये भी नहीं होगा। और साइकोटिक ये भी नहीं होगा। आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी तो ये भी नहीं होगा। प्रिटेंडिंग, रियलिटी से वो कांटेक्ट तो रखते हैं, मतलब समझते हैं, लेकिन वो जानबूझ के बीमारी का बहाना बताते हैं, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज मैलिग्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, 38 नंबर का, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर इज। तो इमोशनल एस्पेक्ट पूछा गया है बिहेवियर का, कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा, सेरेबेलम होगा, या लिम्बिक सिस्टम होगा, या गायरियंस सल्कस होंगे, या सेरेब्रम होगा। जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा 138 का, कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताएं। सो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में जो हाइपोथैलेमस है वो प्रेजेंट होती है लिम्बिक सिस्टम में, इसलिए हमें इमोशंस के लिए हाइपोथैलेमस हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। और लिम्बिक सिस्टम में आल्सो इंक्लूड होते हैं माइग्रेडल एंड हिप्पोकैम्पस, ये आल्सो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तीन पार्ट इंक्लूड होते हैं लिम्बिक सिस्टम में, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस और
हाइपोथैलेमस, ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। सेरेबेलम में क्या होता है, तो जो सेरेबेलम है वो हमारी बॉडी के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी के बैलेंस को, ओके। और जो सी है, इनलार्जमेंट डायमीटर होता है हमारे ब्रेन का। जो गायरी एंड सल्कस हैं, ये एक प्रकार के हमारे ब्रेन के जो डायामीटर है उनका इनलार्जमेंट चेक करने के लिए हम गायरी एंड सल्कस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड जो डी नंबर में है सेरेबेलम, ये हमारी मेमोरी के लिए, थिंकिंग के लिए, परसेप्शंस के लिए या फिर किसी भी प्रकार का जजमेंट हो हम सेरेबेलम के थ्रू ही दे पाते हैं। ये तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी के लिए, थिंकिंग के लिए, जजमेंट के लिए, तो करेक्ट आंसर सेरेब्रम होगा, ठीक है। तो अभी के क्वेश्चन के हिसाब से इमोशंस के लिए पूछा गया, तो ये करेक्ट आंसर इसका लिम्बिक सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास को शेयर करें, जल्दी से लाइक करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 139 नंबर का क्वेश्चन, फिक्स्ड आल्सो बिलीफ ऑफ अ पर्सन विच कैन नॉट बी चेंज्ड बाय लॉजिकल रीजनिंग इज नोन एज। तो लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा जो पेशेंट है वो फिक्स्ड और फॉल्स बिलीव कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूजन बोलते हैं, हेलुसिनेशन बोलते हैं, या फिर डेल्यूजन बोलते हैं, या फिर थॉट फिक्सेशन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताएं। 139 का करेक्ट आंसर सी होगा। डेल्यूजन हम इसको बोलते हैं जिसमें फॉल्स फिक्स बिलीव करता है पेशेंट, उसको हम डेल्यूजन कहते हैं। एंड जो इल्यूजन होता है, इसमें जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो प्रेजेंट होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है रस्सी को सांप समझना, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल है, वो समझ रहा है कि वो किसी और चीज़ को वो मिस इंटरप्रिटेट कर लेता है, गलत कुछ और ही रहता है वहाँ पे और कुछ और ही समझ लेता है, वो मिस इंटरप्रिटेट कर लेता है, उसको हम इल्यूजन बोलते हैं। हेलुसिनेशन में एब्सेंट होता है, वहाँ कुछ होता ही नहीं है और वो समझ जाता है कि नहीं यहाँ कुछ है, ठीक है। डेल्यूजन का तो आपको बता ही दे, फॉल्स फिक्स बिलीव, वो सोच लेता कि नहीं मेरे बारे में कोई ये बोल रहा है तो बोल रहा है, एक धारणा अपने दिमाग में वो परफेक्ट बिठा लेता है, ठीक। और जो थॉट फिक्सेशन है डी नंबर का, किसी भी थॉट को वो एक फिक्स कर लेता है कि ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा वो एक माइंड में अपने एक थॉट फिक्स कर लेता है, वो थॉट फिक्सेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एल्यूजन। डी सी इसका करेक्ट आंसर होगा डेल्यूजन। फॉल्स फिक्स बिलीव हमको डेल्यूजन के पेशेंट में देखने को मिलता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डेल्यूजन 140 नंबर का क्वेश्चन, डेल्यूजनल डिसऑर्डर कॉमनली फाउंड इन पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। जो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है उसमें कौन से टाइप का डेल्यूजनल डिसऑर्डर हमको देखने को कॉमनली मिलता है? क्या वो डेल्यूजनल ऑफ परसिक्यूशन है, या फिर डेल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोर है, या फिर निहिलिस्टिक डेल्यूजन्स है, या फिर डेल्यूजन्स ऑफ गिल्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर चाहिए तो हमारी नेक्स्ट क्लास को ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो इस क्लास के बाद कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर से करें। आने वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ऑल स्टेट के जितने भी CHO, NHM, स्टाफ नर्स, ANM के जितने भी नर्सिंग के एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।